नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता पर एक जोरदार एग्जाम फोकस्ड रिवीजन सेशन। हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो सबसे जरूरी हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है ना? सोचिए, एक इतनी एडवांस्ड शहरी सभ्यता और उसके ठीक बाद एक ऐसी सभ्यता जो ज्यादातर ग्रामीण थी। ये बदलाव शहरी से ग्रामीण का एग्जाम्स में एक क्लासिक मुश्किल सवाल बनता है। और आज हम बिल्कुल यही समझेंगे कि ये हुआ कैसे और क्यों। तो ये है आज का हमारा सिलेबस, हमारा गेम प्लान। पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर दो अलग अलग युगों को समझेंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी सेक्शन पवित्र ग्रंथ, जहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। फिर एक क्विक चीट शीट और अंत में कुछ ज़रूरी एग्जाम फैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेसिक्स। ये नाम वैदिक आया कहाँ से? सिंपल है, ये संस्कृत के शब्द विद से निकला है, जिसका मतलब होता है जानना या टू नो। और इसी विद से बना है वेद। क्योंकि इस पूरी सभ्यता के बारे में हमारी सारी जानकारी इन्हीं 4 वेदों से मिलती है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। अब एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर आते हैं, आर्य शब्द। इसे लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी है, ये कोई नस्लीय या रेशियल ग्रुप नहीं था, बिल्कुल नहीं। आर्य एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था, यानी एक भाषाई समूह। ये लोग इंडो यूरोपीय भाषाएं बोलते थे, जिसमें वैदिक संस्कृत भी शामिल है। एग्जाम के लिए ये फर्क याद रखना बेहद जरूरी है। चलिए अब इस सभ्यता के विकास को ट्रैक करते हैं। एक बात समझनी जरूरी है कि वैदिक काल कोई एक जैसा पीरियड नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि 1000 साल तक सब कुछ एक जैसा चला। इसे हम 2 अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझते हैं, और इन दोनों के बीच का फर्क जानना ही सबसे जरूरी है। तो ये है हमारी टाइमलाइन। देखिए, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है ऋग्वैदिक काल, और फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है उत्तर वैदिक काल। ये जो 1000 ईसा पूर्व का निशान है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट है, एक गेम चेंजर। और अभी देखते हैं कि ऐसा क्यों। अब देखिए इन दोनों कालों का आमने सामने का मुकाबला। बिल्कुल 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। ऋग्वैदिक काल में जिंदगी सप्त सिंधु यानी सिंधु घाटी के आसपास थी। अर्थव्यवस्था पशुपालन पर चलती थी, और सबसे जरूरी लोहा था ही नहीं। फिर आता है 1000 ईसा पूर्व का टर्निंग पॉइंट। आयरन आ गया। लोहे के आने से गंगा घाटी के घने जंगल साफ किए जा सके, और जैसे ही जंगल साफ हुए, कृषि में बूम आ गया। इससे अर्थव्यवस्था का फोकस पशुपालन से खेती पर शिफ्ट हो गया, और लोग गंगा घाटी की तरफ चले गए। बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। ओके, अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे अहम हिस्से पर। अगर कोई एक एरिया है जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, तो वो यही है, वैदिक साहित्य। इससे आप इस रिवीजन का मेन इवेंट समझ सकते हैं, तो पूरा ध्यान यहां लगाना है। तो वैदिक साहित्य इन 4 स्तंभों पर खड़ा है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आती हैं संहिताएं। ये कोर टेक्स्ट्स हैं, वही मंत्र जिन्हें हम 4 वेदों के नाम से जानते हैं। नंबर 2, ब्राह्मणा। ये संहिताओं पर कमेंट्रीज हैं जो अनुष्ठानों को समझाती हैं। फिर हैं अरण्यक, जिनको वन पुस्तकें भी कहते हैं। ये ध्यान पर फोकस करते हैं। और आखिर में आते हैं उपनिषद। इन्हें वेदांत यानी वेदों का अंत भी कहते हैं, क्योंकि ये दार्शनिक ज्ञान पर आकर खत्म होते हैं। ये शब्द वेद त्रयी, इसको नोट कर लीजिए। त्रयी मतलब 3। इसमें पहले 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। पर सवाल ये है, चौथा वेद अथर्ववेद कहाँ गया? उसे इस तिकड़ी से अलग रखा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले 3 वेद यज्ञ और अनुष्ठानों पर ज्यादा फोकस्ड हैं, जबकि अथर्ववेद में जादू टोना, दवाइयां यानी ज्यादा दुनियावी चीजें हैं। ये फर्क एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब तैयार हो जाइए मनी स्लाइड के लिए। इसको एक चीट शीट समझ सकते हैं। यहाँ पर चारों वेदों के बारे में सबसे जरूरी फैक्ट्स एक ही जगह पर हैं। इस स्लाइड को पॉज करके रट्टा मारने के लिए ये परफेक्ट है। ओके, चलिए इस टेबल को तोड़ते हैं। ध्यान से देखिए, पहला है ऋग्वेद। पॉइंट नंबर 1, ये सबसे पुराना वेद है। इसके वाचक पुजारी को कहते हैं होत्री, और इसका उपवेद है आयुर्वेद यानी मेडिसिन। नेक्स्ट, यजुर्वेद। ये पूरी तरह से यज्ञ, अनुष्ठानों और बलिदानों के बारे में है। इसके पुजारी को कहते हैं अध्वर्यों। आगे बढ़ते हैं सामवेद पर। यह मंत्रों की किताब है। भारतीय संगीत का मूल यहीं से माना जाता है, और इसके गाने वाले पुजारी को कहते हैं उद्गात्री। फाइनली अथर्ववेद।
ये जादू टोना और दवाइयों से जुड़ा है, और इसके पुजारी हैं ब्रह्मा। ये चार्ट सीधे सीधे मैच द फॉलोइंग सवालों का सोर्स है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। सवाल क्या बनता है, ये कहां से लिया गया है? तो इसका सोर्स है मुंडक उपनिषद। और ये मुंडक उपनिषद किस वेद का हिस्सा है? अथर्ववेद का। इस कनेक्शन को बिल्कुल भूलना नहीं है। वर्ण व्यवस्था, इसका पहला जिक्र कहाँ मिलता है? इसका सोर्स है पुरुष सूक्त। और ये पुरुष सूक्त कहाँ है? ये ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी 10वें हिस्से में है, जो कि सबसे नया हिस्सा माना जाता है। इसमें बताया गया है कि कैसे 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक आदिम पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुए। अब कुछ मशहूर संवादों पर नजर डालते हैं। ये सीधे सीधे मैचिंग सवालों में आते हैं। पहला, यम नचिकेता संवाद, जो जीवन और मृत्यु पर है, ये मिलता है कट उपनिषद में। दूसरा, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद दर्शन पर, यह है बृहदारण्यक उपनिषद में। और तीसरा, विश्वामित्र का नदियों के साथ संवाद, ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इस लिस्ट को याद कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं। टाइम फॉर अ रैपिड फायर राउंड। इसमें हम कुछ और जरूरी फैक्ट्स और नंबर्स कवर करेंगे जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। लेट्स गो। नंबर 6, इसे याद रखिए। ये क्या है? ये है वेदांगों की संख्या। वेदांग मतलब वेदों के अंग। ये 6 सहायक विषय हैं, जैसे ध्वनिकता, व्याकरण वगैरह, जिनकी जरूरत वेदों को ठीक से समझने के लिए पड़ती थी। नदियों के पुराने और नए नाम बहुत जरूरी है। वितस्ता बन गई झेलम, अश्किनी है चिनाब, परुष्णी है रावी। यहां पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, इसे जरूर याद रखें। विपाशा है ब्यास और शतुद्रु है सतलुज। एक और नंबर याद करने के लिए 18। यह है प्रमुख पुराणों की संख्या। पुराणों में क्या है? मिथक, किंवदंतियां और साथ ही साथ ऐतिहासिक वंशावलियां। बाद के राजवंशों जैसे मौर्य और गुप्तों के बारे में जानकारी भी इन्हीं से मिलती है। एक दिलचस्प फैक्ट, भारत की पहली गणित की किताब कौन सी थी? जवाब है शुल्ब सूत्र। ये कल्प वेदांग का हिस्सा है। असल में यज्ञ के लिए जो अग्निवेदियां बनाई जाती थी, उनके परफेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यामिति के सिद्धांत इन्हीं में लिखे गए थे। तो यहां से शुरू हुई भारतीय गणित। तो चलिए पूरे सेशन को 3 मुख्य बातों में समेटते हैं। पॉइंट नंबर 1, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, शहरी सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल उलट। पॉइंट नंबर 2, इसके 2 चरण अहम हैं। पशुपालन से कृषि की तरफ बदलाव, जिसका हीरो था लोहा। और पॉइंट नंबर 3, इस पूरे दौर को समझने की चाबी है इसका साहित्य, खासकर 4 वेद। और अब हम इस सेशन को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सिर्फ एग्जाम के फैक्ट से हटकर सोचिए, इन प्राचीन ग्रंथों में जो दार्शनिक अवधारणाओं और सामाजिक संरचनाएं बनी, वो आज भी हमारी सोच और हमारे समाज को कैसे आकार दे रही हैं? ये एक गहरा सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए।